आओ भगत का बोझ शब्द मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल की तरह उस समय भी जहां मैं ठहरता था वहां मकान मालिक का मकान धर्मशाला हो जाता था। पंजाब में मैंने देखा कि बहुत से पंजाबी नेताओं के जेल में होने के कारण मुख्य नेताओं का स्थान पंडित मालवीय जी, पंडित मोतीलाल जी और स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद जी ने ले रखा था। मालवीय जी और श्रद्धानंद जी के संपर्क में तो मैं पहले भली भांति आ चुका था, पर पंडित मोतीलाल जी के निकट संपर्क में लाहौर में ही आया। इन नेताओं ने और स्थानीय नेताओं ने जिन्हें जेल का सम्मान नहीं मिला था, मुझे तुरंत अपना बना लिया। मैं कहीं भी अपरिचित सा नहीं जान पड़ा। पर यह निश्चय हुआ कि यदि हंटर कमेटी का बहिष्कार किया जाए तो जनता की ओर से अर्थात कांग्रेस की ओर से एक कमेटी होनी चाहिए। पंडित मालवीय जी, पंडित मोतीलाल नेहरू, स्वर्गीय चित्तरंजन दास, श्री अब्बास तैयब जी और श्री जयकरण को तथा मुझे इस कमेटी में रखा गया। हम जांच के लिए अलग अलग स्थानों में बंट गए। इस कमेटी की व्यवस्था का भार सहज ही मुझ पर आ पड़ा और चूंकि अधिक से अधिक गांवों की जांच का जिम्मा मेरे हिस्से में आया था, इसलिए मुझे पंजाब और पंजाब के गांव देखने का अलभ्य लाभ मिला। इस जांच के दौरान में पंजाब की स्त्रियों से तो मैं इस तरह मिला मानो मैं उन्हें युगों से पहचानता हूं। जहां जाता वहां उनके दल के दल मुझसे मिलने आते और वे मेरे सामने अपने काते हुए सूत का ढेर लगा देती। इस जांच के सिलसिले में अनायास ही मैं देख सका कि पंजाबी खादी का महान क्षेत्र हो सकता है। लोगों पर ढाए गए जुल्मों की जांच करते हुए जैसे जैसे मैं गहराई में जाने लगा, वैसे वैसे सरकारी अराजकता की, अधिकारियों की नादिरशाही और निरंकुशता की अपनी कल्पना से परे की बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने दुख का अनुभव किया। जिस पंजाब से सरकार को अधिक से अधिक सिपाही मिलते हैं, उस पंजाब में लोग इतना ज्यादा जुल्म कैसे सहन कर सके? ये बात मुझे उस समय भी आश्चर्यजनक मालूम हुई थी और आज भी मालूम होती है। इस कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने का काम भी मुझे ही सौंपा गया था। जो ये जानना चाहते हैं कि पंजाब में किस तरह के जुल्म हुए थे, उन्हें ये रिपोर्ट अवश्य पढ़नी चाहिए। खिलाफत के बदले गौरक्षा। अब थोड़ी देर के लिए पंजाब के हत्याकांड को छोड़ दें। कांग्रेस की तरफ से पंजाब की तानाशाही की जांच चल रही थी। इतने में एक सार्वजनिक निमंत्रण मेरे हाथ में आया। उसमें स्वर्गीय हकीम साहब और भाई आसफ अली के नाम थे। उसमें यह भी लिखा गया था कि सभा में श्रद्धानंद जी उपस्थित रहने वाले हैं। मुझे कुछ ऐसा ख्याल है कि वे उप सभापति थे। ये निमंत्रण दिल्ली में खिलाफत के संबंध में उत्पन्न परिस्थिति का विचार करने वाली और संधि के उत्सव में सम्मिलित होने या न होने का निर्णय करने वाली हिंदू मुसलमानों की एक संयुक्त सभा में उपस्थित होने का था। मुझे कुछ ऐसा याद है कि ये सभा नवंबर महीने में हुई थी। इस निमंत्रण में यह लिखा था कि सभा में केवल खिलाफत के प्रश्न की ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि गौरक्षा के प्रश्न पर भी विचार होगा और ये गौरक्षा साधने का ये एक सुंदर अवसर बनेगा। मुझे ये वाक्य चुभा। इस निमंत्रण पत्र का उत्तर देते हुए मैंने लिखा कि मैं उपस्थित होने की कोशिश करूंगा और ये भी लिखा कि खिलाफत और गौरक्षा को एक साथ मिलाकर उन्हें परस्पर सौदे का सवाल नहीं बनाना चाहिए। हर प्रश्न का विचार उसके गुण दोष की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। मैं सभा में हाजिर रहा। सभा में उपस्थिति अच्छी थी, पर बाद में जिस तरह हजारों लोग उमड़ते थे, वैसा दृश्य वहां नहीं था। इस सभा में श्रद्धानंद जी उपस्थित थे। मैंने उनके साथ उक्त विषय पर चर्चा कर ली। उन्हें मेरी दलील जची और उसे पेश करने का भार उन्होंने मुझ पर डाला। हकीम साहब के साथ भी मैंने बात कर ली थी। मेरी दलील ये थी कि दोनों प्रश्नों पर उनके अपने गुण दोष की दृष्टि से विचार करना चाहिए। यदि खिलाफत के प्रश्न में सार हो, उसमें सरकार की ओर से अन्याय हो रहा हो, तो हिंदुओं को मुसलमानों का साथ देना चाहिए और इस प्रश्न के साथ गौ रक्षा के प्रश्न को नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हिंदू ऐसी कोई शर्त करते हैं तो वो उन्हें शोभा नहीं देगा। मुसलमान खिलाफत के लिए मिलने वाली मदद के बदले में लोग गौवध बंद करें तो वो उनके लिए भी शोभास्पद न होगा। पड़ोसी और एक ही भूमि के निवासी होने के नाते तथा हिंदुओं की भावना का आदर करने की दृष्टि से यदि मुसलमान स्वतंत्र रूप से गौवध बंद करें तो ये उनके लिए शोभा की बात होगी। ये उनका फर्ज है और एक स्वतंत्र प्रश्न भी। अगर ये फर्ज है और मुसलमान इसे फर्ज समझें तो हिंदू खिलाफत के काम में मदद दें या न दें, तो भी मुसलमानों को गौवध बंद करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से ये दलील पेश की कि इस तरह दोनों प्रश्नों का विचार स्वतंत्र रीति से किया जाना चाहिए और इसलिए इस सभा में तो सिर्फ खिलाफत के प्रश्न की ही चर्चा मुनासिब है। सभा को मेरी दलील पसंद पड़ी। गौरक्षा के प्रश्न पर सभा में चर्चा नहीं हुई, लेकिन मौलाना अब्दुल बारी साहब ने कहा कि हिंदू खिलाफत के मामले में मदद दें चाहे न दें,
लेकिन चूंकि हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं के जज्बात की खातिर गौवध बंद करना चाहिए। एक समय तो ऐसा मालूम हुआ कि मुसलमान सचमुच गौवध बंद कर देंगे। कुछ लोगों की यह सलाह थी कि पंजाब के सवाल को भी खिलाफत के साथ जोड़ दिया जाए। मैंने इस विषय में अपना विरोध प्रकट किया। मेरी दलील ये थी कि पंजाब का प्रश्न स्थानीय है। पंजाब के दुख की वजह से हम हुकूमत से संबंध रखने वाले संधि विषयक उत्सव से अलग नहीं रह सकते। इस सिलसिले में खिलाफत के सवाल के साथ पंजाब को जोड़ देने से हम अपने सिर अविवेक का आरोप ले लेंगे। मेरी दलील सबको पसंद आई। इस सभा में मौलाना हसरत मोहानी भी थे। उनसे मेरी जान पहचान तो हो ही चुकी थी, पर वे कैसे लड़वैया हैं, इसका अनुभव मुझे यहीं हुआ। यहीं से हमारे बीच मतभेद शुरू हुआ और कई मामलों में वो आखिर तक बना रहा। कई प्रस्तावों में एक प्रस्ताव ये भी था कि हिंदू मुसलमान सबको स्वदेशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसके लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए। खादी का पुनर्जन्म अभी नहीं हुआ था। मौलाना हसरत मोहानी को यह प्रस्ताव नहीं जच रहा था। यदि अंग्रेजी हुकूमत खिलाफत के मामले में इंसाफ न करे तो उन्हें उससे बदला लेना था। इसलिए उन्होंने सुझाया कि यथासंभव हर तरह से ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। मैंने हर तरह के ब्रिटिश माल के बहिष्कार की आवश्यकता और अयोग्यता के बारे में अपनी वो दलीलें पेश की जो अब सुपरिचित हो चुकी हैं। मैंने अपनी अहिंसा वृत्ति का भी प्रतिपादन किया। मैंने देखा कि सभा पर मेरी दलीलों का गहरा प्रभाव पड़ा है। हसरत मोहानी की दलीलें सुनकर लोग ऐसा हर्षनाद करते थे कि मुझे लगा यहाँ मेरी तूती की आवाज कोई नहीं सुनेगा। पर अपना धर्म चूकना और छिपाना नहीं चाहिए, ये सोचकर मैं बोलने के लिए उठा। लोगों ने मेरा भाषण बहुत ध्यान से सुना। मंच पर तो मुझे संपूर्ण समर्थन मिला और मेरे समर्थन में एक के बाद एक भाषण होने लगे। नेतागण ये देख सके कि ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रस्ताव पास करने से एक भी हेतु सिद्ध नहीं होगा। हाँ, हंसी काफी होगी। सारी सभा में शायद ही कोई ऐसा आदमी देखने को मिलता था जिसके शरीर पर कोई न कोई ब्रिटिश वस्तु न हो। इतना तो अधिकांश लोग समझ गए थे कि जो बात सभा में उपस्थित लोग भी नहीं कर सकते, उसे करने का प्रस्ताव पास करने से लाभ के बदले हानि ही होगी। मौलाना हसरत मोहानी ने अपने भाषण में कहा, हमें आपके विदेशी वस्त्र बहिष्कार से संतोष हो ही नहीं सकता। कब हम अपनी जरूरत का सब कपड़ा पैदा कर सकेंगे और कब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होगा? हमें तो ऐसी कोई चीज चाहिए जिसका प्रभाव ब्रिटिश जनता पर तत्काल पड़े। आपका बहिष्कार चाहे रहे, पर इससे ज्यादा तेज कोई चीज आप हमें बताइए। मैं ये भाषण सुन रहा था। मुझे लगा कि विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के अलावा कोई दूसरी नई चीज सुझानी चाहिए। उस समय तो मैं ये स्पष्ट रूप से जानता था कि विदेशी वस्त्र का बहिष्कार तुरंत नहीं हो सकता। यदि हम चाहें तो संपूर्ण रूप से खादी उत्पन्न करने की शक्ति हम में है। इस बात को जिस तरह मैं बाद में देख सका, वैसे उस समय नहीं देख सका था। अकेली मिल तो दगा दे जाएगी, ये मैं उस समय भी जानता था। जब मौलाना साहब ने अपना भाषण पूरा किया, तब मैं जवाब देने के लिए तैयार हो रहा था। मुझे कोई उर्दू या हिंदी शब्द तो नहीं सूझा। ऐसी खास मुसलमानों की सभा में तर्कयुक्त भाषण करने का ये मेरा पहला अनुभव था। कलकत्ते में मुस्लिम लीग की सभा में मैं बोला था, किंतु वो तो कुछ मिनटों का दिल को छूने वाला भाषण था। पर यहाँ तो मुझे विरुद्ध मत वाले समाज को समझाना था। लेकिन मैंने शर्म छोड़ दी थी। मुझे दिल्ली के मुसलमानों के सामने शुद्ध उर्दू में लच्छेदार भाषण नहीं करना था, बल्कि अपनी मंशा टूटी फूटी हिंदी में समझा देनी थी। ये काम मैं भली भांति कर सका। ये सभा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण थी कि हिंदी उर्दू में ही राष्ट्र भाषा बन सकती है। अगर मैंने अंग्रेजी में भाषण किया होता तो मेरी गाड़ी आगे न बढ़ती और मौलाना साहब ने जो चुनौती मुझे दी उसे देने का मौका न आया होता, और आया भी होता तो मुझे जवाब न सूझता। उर्दू या हिंदी शब्द ध्यान में न आने से मैं शर्माया, पर मैंने जवाब तो दिया ही। मुझे नॉन कोऑपरेशन शब्द सूझा। जब मौलाना भाषण कर रहे थे तब मैं ये सोच रहा था कि मौलाना खुद कई मामलों में जिस प्रकार सरकार का साथ दे रहे हैं, उस सरकार के विरोध की बात करना उनके लिए बेकार है। मुझे लगा कि जब तलवार से सरकार का विरोध नहीं करना है तो उसका साथ न देने में ही सच्चा विरोध है, और फलतः मैंने नॉन कोऑपरेशन शब्द का प्रयोग पहली बार इस सभा में किया। अपने भाषण में मैंने इसके समर्थन में अपनी दलीलें दी। उस समय मुझे इस बात का कोई ख्याल न था कि इस शब्द में किन किन बातों का समावेश हो सकता है, इसलिए मैं तफसील में न जा सका। मुझे तो इतना ही कहने की याद है, मुसलमान भाइयों ने एक और भी महत्वपूर्ण निश्चय किया है।
ईश्वर न करे, पर यदि कहीं सुलह की शर्तें उनके खिलाफ जाएं तो वे सरकार की सहायता करना बंद कर देंगे। मेरे विचार में ये जनता का अधिकार है। सरकारी उपाधियां धारण करने अथवा सरकारी नौकरियां करने के लिए हम बंधे हुए नहीं हैं। जब सरकार के हाथों खिलाफत जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक प्रश्न के संबंध में हमें नुकसान पहुंचता है, तब हम उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? इसलिए अगर खिलाफत का फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो सरकार की सहायता न करने का हमें हक होगा। पर इसके बाद इस वस्तु का प्रचार होने में कई महीने बीत गए। ये शब्द कुछ महीनों तक तो इस सभा में ही दबा पड़ा रहा। एक महीने बाद जब अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहां मैंने असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया। उस समय तो मैंने यही आशा रखी थी कि हिंदू मुसलमानों के लिए सरकार के खिलाफ असहयोग करने का अवसर नहीं आएगा। अमृतसर की कांग्रेस। नए सुधारों के संबंध में सम्राट की घोषणा प्रकट हो चुकी थी। वो मुझे पूर्ण संतोष देने वाली नहीं थी और किसी को तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। लेकिन उस समय मैंने ये माना कि उक्त घोषणा में सूचित सुधार त्रुटिपूर्ण होते हुए भी स्वीकार किए जा सकते हैं। सम्राट की घोषणा में मुझे लॉर्ड सिंह का हाथ दिखाई पड़ा था। उस समय की मेरी आंखों ने घोषणा की भाषा में आशा की किरणें देखी थीं, किंतु लोकमान्य, चितरंजन दास आदि अनुभवी योद्धा विरोध में सिर हिला रहे थे। भारत भूषण मालवीय जी तटस्थ थे। मेरा डेरा मालवीय जी ने अपने ही कमरे में रखा था। इस स्थिति में मालवीय जी के साथ रोज मेरी बातचीत होती रहती थी। वे मुझे सबका पक्ष बड़ा भाई जैसे छोटे को समझाता है, वैसे ही प्रेम से समझाते थे। सुधार संबंधी प्रस्ताव में भाग लेना मुझे धर्म रूप प्रतीत हुआ। पंजाब के विषय में कांग्रेस की रिपोर्ट की जिम्मेदारी में मेरा हिस्सा था। पंजाब के विषय में सरकार से काम लेना था और खिलाफत का प्रश्न तो था ही। मैंने ये भी माना था कि मॉन्टेग्यू हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात नहीं करने देंगे और उनमें भी अली भाइयों की रिहाई को मैंने शुभ चिन्ह माना था। अतएव मुझे लगा कि सुधारों को स्वीकार करने का प्रस्ताव होना चाहिए। चितरंजन दास का दृढ़ मत था कि सुधारों को बिल्कुल असंतोषजनक और अधूरे मानकर उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए। लोकमान्य कुछ तटस्थ थे, किंतु देशबंधु जिस प्रस्ताव को पसंद करें उसके पक्ष में अपना वजन डालने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। ऐसे पुराने अनुभवी और कसे हुए सर्वमान्य लोक नायकों के साथ अपना मतभेद मुझे स्वयं असह्य मालूम हुआ। दूसरी ओर मेरा अंतर्नाद स्पष्ट था। मैंने कांग्रेस की बैठक में से भागने का प्रयत्न किया। पंडित मोतीलाल नेहरू और मालवीय जी को मैंने ये सुझाया कि मुझे अनुपस्थित रहने देने से सब काम बन जाएगा और मैं महान नेताओं के साथ मतभेद प्रकट करने के संकट से बच जाऊंगा। ये सुझाव इन दोनों बुजुर्गों के गले न उतरा। जब बात लाला हरकिशन लाल के कान तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये हरगिज न होगा, इससे पंजाबियों को भारी आघात पहुंचेगा। मैंने लोकमान्य और देशबंधु के साथ विचार विमर्श किया। मिस्टर जिन्ना से मिला। किसी तरह कोई रास्ता न निकलता था। मैंने अपनी वेदना मालवीय जी के सामने रखी। समझौते के कोई लक्षण मुझे दिखाई नहीं देते थे। यदि मुझे अपना प्रस्ताव रखना ही पड़ा तो अंत में मत तो लिए ही जाएंगे, पर यहां मत ले सकने की कोई व्यवस्था मैं नहीं देख रहा हूं। आज तक हमने भरी सभा में हाथ उठवाए हैं। हाथ उठाते समय दर्शकों और प्रतिनिधियों के बीच कोई भेद नहीं रहता। ऐसी विशाल सभा में मत गिनने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं होती। अतएव मुझे अपने प्रस्ताव पर मत लिवाने हो तो भी इसकी कोई सुविधा नहीं है। लाला हरकिशन लाल ने यह सुविधा संतोषजनक रीति से कर देने का जिम्मा लिया। उन्होंने कहा कि मत लेने के दिन दर्शकों को नहीं आने देंगे, केवल प्रतिनिधि ही आएंगे और वहां मतों की गिनती करा देने का काम मेरा होगा। पर आप कांग्रेस की बैठक में अनुपस्थित तो रह ही नहीं सकते। आखिर में मैं हारा। मैंने प्रस्ताव तैयार किया। बड़े संकोच से मैंने उसे पेश करना कबूल किया। मिस्टर जिन्ना और मालवीय जी उसका समर्थन करने वाले थे। भाषण हुए। मैं देख रहा था कि यद्यपि हमारे मतभेद में कहीं कटुता नहीं थी, भाषणों में दलीलों के सिवा और कुछ भी नहीं था, फिर भी सभा जरा सा भी मतभेद सहन नहीं कर सकती थी और नेताओं के मतभेद से उसे दुख हो रहा था। सभा को तो एक मत रहना चाहिए था। जब भाषण हो रहे थे उस समय भी मंच पर मतभेद मिटाने की कोशिशें चल रही थीं। एक दूसरे के बीच चिट्ठियां आ जा रही थीं। मालवीय जी जैसे भी बने समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे थे। इतने में जयराम दास ने मेरे हाथ पर अपना सुझाव रखा और सदस्यों को मत देने के संकट से उबार लेने के लिए बहुत मीठे शब्दों में मुझसे प्रार्थना की। मुझे उनका सुझाव पसंद आया। मालवीय जी की दृष्टि तो चारों ओर आशा की खोज में घूम रही थी। मैंने कहा, यह सुझाव दोनों पक्षों को पसंद आने लायक मालूम होता है।
मैंने उसे लोकमान्य को दिखाया। उन्होंने कहा कि दास को पसंद आ जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। देशबंधु पिघले। उन्होंने विपिन चंद्र पाल की तरफ देखा। मालवीय जी की पूरी आशा बंध गई। उन्होंने पर्ची हाथ से छीन ली। अभी देशबंधु के मुंह से हाँ का शब्द पूरा निकल भी न पाया था कि वे बोल उठे, सज्जनों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि समझौता हो गया है। फिर क्या था, तालियों की गड़गड़ाहट से मंडप गूंज उठा और लोगों के चेहरों पर जो गंभीरता थी उसके बदले खुशी चमक उठी। ये प्रस्ताव क्या था, इसकी चर्चा की यहां आवश्यकता नहीं। ये प्रस्ताव किस तरह स्वीकृत हुआ, इतना ही इस संबंध में बतलाना मेरे इन प्रयोगों का विषय है। समझौते ने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी थी। कांग्रेस में प्रवेश। मुझे कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेना पड़ा। इसे मैं कांग्रेस में अपना प्रवेश नहीं मानता। अमृतसर के अनुभव ने बताया कि मेरी एक दो शक्तियां कांग्रेस के लिए उपयोगी हैं। अगले साल करने योग्य कामों में से 2 कामों में मुझे दिलचस्पी थी, क्योंकि उनमें मैं कुछ दखल रखता था। एक था जलियांवाला बाग के हत्याकांड का स्मारक। इसके बारे में कांग्रेस ने बड़ी शान के साथ प्रस्ताव पास किया। स्मारक के लिए करीब 5 लाख रुपए की रकम इकट्ठी करनी थी। उसके रक्षकों यानी ट्रस्टियों में मेरा नाम था। देश में जनता के काम के लिए भिक्षा मांगने की जबरदस्त शक्ति रखने वालों में पहला पद मालवीय जी का था और है। मैं जानता था कि मेरा दर्जा उनसे बहुत दूर नहीं रहेगा। अपनी ये शक्ति मैंने दक्षिण अफ्रीका में देख ली थी। राजा महाराजाओं पर अपना जादू चलाकर उनसे लाखों रुपए प्राप्त करने की शक्ति मुझमें नहीं थी, आज भी नहीं है। इस विषय में मालवीय जी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। मैं जानता था कि जलियांवाला बाग के काम के लिए उन लोगों से पैसा नहीं मांगा जा सकता। अतएव रक्षक का पद स्वीकार करते समय ही मैं ये समझ गया था कि इस स्मारक के लिए धन संग्रह करने का बोझ मुझ पर पड़ेगा, और यही हुआ भी। बंबई के उदार नागरिकों ने इस स्मारक के लिए दिल खोलकर दान दिया, और आज जनता के पास उसके लिए जितना चाहिए उतना पैसा है। किंतु हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के मिश्रित रक्त से पावन बनी हुई इस भूमि पर किस तरह का स्मारक बनाया जाए, अर्थात दान में पड़े हुए पैसों का क्या उपयोग किया जाए, ये एक विकट सवाल हो गया है। क्योंकि तीनों के बीच, अथवा ये कहिए कि दोनों के बीच इकट्ठे आज दोस्ती के बदले दुश्मनी का भास हो रहा है। मेरी दूसरी शक्ति लेखक और मुंशी का काम करने की थी, जिसका उपयोग कांग्रेस कर सकती थी। नेतागण ये समझ चुके थे कि लंबे समय तक अभ्यास के कारण कहाँ, क्या और कितने कम शब्दों में अथवा भाषा में लिखना चाहिए, सो मैं जानता हूं। उस समय कांग्रेस का जो विधान था वो गोखले की छोड़ी हुई पूंजी थी। उन्होंने कुछ नियम बना दिए थे, उनके सहारे कांग्रेस का काम चलता था। वे नियम कैसे बनाए गए, इसका मधुर इतिहास मैंने उन्हीं के मुंह से सुना था। पर अब सब कोई ये अनुभव कर रहे थे कि कांग्रेस का काम उतने ही नियमों से नहीं चल सकता। उसका विधान बनाने की चर्चाएं हर साल उठती थीं, पर कांग्रेस के पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी जिससे पूरे वर्ष भर उसका काम चलता रहे अथवा भविष्य की कोई बात सोची जाए। उसके 3 मंत्री होते थे, पर वास्तव में कार्यवाहक मंत्री एक ही रहता था। वो भी 24 घंटे दे सकने वाला नहीं होता था। एक मंत्री कार्यालय चलाए या भविष्य का विचार करे, अथवा भूतकाल में उठाई हुई कांग्रेस की जिम्मेदारियों को वर्तमान वर्ष में पूरा करे। इसलिए इस वर्ष ये प्रश्न सबकी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन गया। कांग्रेस में हजारों की भीड़ होती थी, उससे राष्ट्र का काम कैसे हो सकता था? प्रतिनिधियों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। किसी भी प्रांत से चाहे कितने भी प्रतिनिधि आ सकते थे, कोई भी प्रतिनिधि हो सकता था। अतएव कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता सबको प्रतीत हुई। विधान तैयार करने का भार उठाने की जिम्मेदारी मैंने अपने सर पे ली। मेरी एक शर्त थी, जनता पर 2 नेताओं का प्रभुत्व मैं देख रहा था। इससे मैंने चाहा कि उनके प्रतिनिधि मेरे साथ रहें। मैं समझता था कि वे स्वयं शांति से बैठकर विधान बनाने का काम नहीं कर सकते, इसलिए लोकमान्य और देशबंधु से उनके विश्वास के 2 नाम मैंने मांगे। मैंने ये सुझाव रखा कि इसके सिवा विधान समिति में और कोई नहीं होना चाहिए। ये सुझाव मान लिया गया। लोकमान्य ने श्री केलकर और श्री देशबंधु ने श्री I.B. सेन का नाम दिया। ये विधान समिति एक दिन भी कहीं मिलकर नहीं बैठी। फिर भी हमने अपना काम एक मत से पूरा किया। पत्र व्यवहार द्वारा अपना काम चला लिया गया। इस विधान के लिए मुझे थोड़ा अभिमान है। मैं मानता हूं कि इसका अनुसरण करके काम किया जाए तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। ये तो जब होगा तब होगा, परंतु मेरी ये मान्यता है कि इस जिम्मेदारी को लेकर मैंने कांग्रेस में सच्चा प्रवेश किया। खादी का जन्म। मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो।
फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में ये माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है, और ये तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया। तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया गया था। करघा शुरू करने में भी मुझे सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से तो करघा नहीं चल सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले थे या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। हम में से कोई कारीगर नहीं था, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वालों की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, परंतु मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हुए। हमें तो अब अपने तैयार किए हुए कपड़े पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद कर दिया और ये निश्चय किया कि वे हाथ करगे पर देसी मिल से सूत का बुना हुआ कपड़ा ही पहनेंगे। ऐसा करने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, और इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते हैं और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सकें ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकतानुसार कपड़ा बुनवा लेना पड़ता था। देसी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट से नहीं मिलता था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें सूत काटती ही नहीं थीं। आज भी वो महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती हैं, बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे, जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से ये गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार किया हुआ कपड़ा हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यूं हम काटने वाली मिलों में अवैतनिक एजेंट बने। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काटकर खुद ही बुनना था। वे हाथ करगों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थीं। ये सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न कोई चरखे को चलाने वाला। कुकड़िया आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काटा जा सकता है इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि ये बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रम वासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ न लगा। दिन बीतते जा रहे थे और मैं अधीर हो उठा था। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता था मैं पूछताछ किया करता, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही था। अतएव ओने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ूच शिक्षा परिषद में घसीट कर ले गए। वहां मुझे महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मिली। वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थीं, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क अंत्यजों से मिलती और उनकी सेवा करती थीं। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थीं। उनका शरीर कसा हुआ था और वो जहां चाहें अकेले जाने में जरा भी नहीं झिझकती थीं। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थीं। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकी थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। गुजरात में अच्छी तरह भटक चुकने के बाद गायकवाड़ के बीजापुर गांव में गंगा बहन को चरखा मिला। वहां बहुत से कुटुंबों के पास चरखा था, जिसे उठाकर उन्होंने छत पर चढ़ा दिया था। पर यदि कोई उनका सूत खरीद ले और उन्हें पूनी मुहैया करा दे तो वे काटने को तैयार थे। गंगा बहन ने यह खबर मुझे भेजी। मेरे हर्ष का कोई पार न रहा। पूनी मुहैया कराने का काम मुश्किल मालूम हुआ। स्वर्गीय भाई उमर सोबानी से चर्चा करने पर उन्होंने अपनी मिल से पूनी की गुच्छलियां भेजने का जिम्मा लिया।
मैंने वे गुठलियां गंगा बहन के पास भेजी और फिर सूत इतनी तेजी से कटने लगा कि मैं हार गया। भाई उमर सोबानी की उदारता विशाल थी, फिर भी उसकी एक हद थी। दाम देकर पूनियां लेने का निश्चय करने में मुझे संकोच हुआ। इसके सिवा मिल की पूनियों से सूत कतवाना मुझे बहुत दोषपूर्ण मालूम हुआ। अगर मिल की पूनियां हम लेते हैं तो फिर मिल का सूत लेने में क्या दोष है? हमारे पूर्वजों के पास मिल की पूनियां कहाँ थीं? वे किस तरह पूनियां तैयार करते होंगे? मैंने गंगा बहन को लिखा कि वे पूनी बनाने वालों की खोज करें। उन्होंने इसका जिम्मा भी लिया और एक पिंजारे को खोज निकाला। उसे 35 रुपए या इससे अधिक वेतन पर रखा गया। मैंने बालकों को पूनी बनाना सिखाया। मैंने रुई की भिक्षा मांगी। भाई यशवंत प्रसाद देसाई ने रुई की गांठें देने का जिम्मा लिया। गंगा बहन ने काम एकदम बढ़ा दिया। बुनकरों को लाकर बसाया और कता हुआ सूत बुनवाना शुरू किया। बीजापुर की खादी मशहूर हो गई। दूसरी तरफ आश्रम में अब चरखे का प्रवेश होने में देर न लगी। मगनलाल गांधी की शोधक शक्ति ने चरखे में सुधार किए और चरखे तथा तकवे आश्रम में बनने लगे। आश्रम की खादी के पहले थान की लागत फी गज 17 आने आई। मैंने मित्रों से मोटी और बचे सूत की खादी के दाम 17 आना फी गज के हिसाब से लिए, जो उन्होंने खुशी खुशी दिए। मैं बंबई में रोग शैया पर पड़ा हुआ था, पर मैं सबसे पूछता रहता था। मैं खादी शास्त्र में अभी निपट अनाड़ी था। मुझे हाथ कते सूत की जरूरत थी और कत्तिनों की जरूरत। गंगा बहन जो भाव देती थी उससे तुलना करने पर मालूम हुआ कि मैं ठगा जा रहा हूं। लेकिन वे बहनें कम लेने को तैयार न थीं, अतएव उन्हें छोड़ देना पड़ा। पर उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने श्री अवंतिका बाई, श्री रमीबाई कामदार, श्री शंकरलाल बैंकर की माताजी, श्री वसुमती बहन को काटना सिखा दिया और फिर मेरे कमरे में चरखा गूंजने लगा। ये कहने में अतिशयोक्ति न होगी कि इस यंत्र ने मुझ बीमार को चंगा करने में मदद की। बेशक ये एक मानसिक असर था, पर मनुष्य को स्वस्थ या अस्वस्थ करने में मन का हिस्सा कौन कम होता है। चरखे पर मैंने भी हाथ आजमाया, किंतु इससे आगे मैं इस समय नहीं जा सकता। बंबई में हाथ की पूनियां कैसे प्राप्त की जाएं? श्री रेवाशंकर झावेरी के बंगले के पास से रोज एक धुनिया तांत बजाता हुआ निकला करता था। मैंने उसे बुलाया। वो गद्दों के लिए रुई धुना करता था। उसने पूनियां तैयार करके देना स्वीकार किया। भाव ऊंचा मांगा, जो मैंने दिया। इस तरह तैयार हुआ सूत मैंने वैष्णवों के हाथ ठाकुर जी की माला के लिए दाम लेकर बेचा। भाई शिवजी ने बंबई में चरखा सिखाने का वर्ग शुरू किया। इन प्रयोगों में पैसा काफी खर्च हुआ। श्रद्धालु देशभक्तों ने पैसे दिए और मैंने खर्च किए। मेरे नम्र विचार में ये खर्च व्यर्थ नहीं गया। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। चरखे की मर्यादा का माप मिल गया। अब मैं केवल खादीमय बनने के लिए अधीर हो उठा। मेरी धोती देशी कपड़े के मिल की थी। बीजापुर में और आश्रम में जो खादी बनती थी वो बहुत मोटी और 30 इंच अर्ज की होती थी। मैंने गंगा बहन को चेतावनी दी कि अगर वे 1 महीने के अंदर 45 इंच अर्ज वाली खादी की धोती तैयार करके न देंगी तो मुझे मोटी खादी की घुटनों तक की धोती पहनकर अपना काम चलाना पड़ेगा। गंगाबाई अकुलाई। मुद्दत कम मालूम हुई, पर वे हारी नहीं। उन्होंने 1 महीने के अंदर मेरे लिए 50 इंच अर्ज का धोती जोड़ा मुहैया करवा दिया और मेरा दारिद्र्य मिट गया। इसी बीच भाई लक्ष्मीदास लाठी गांव के एक अंत्यज भाई रामजी और उनकी पत्नी गंगा बहन को आश्रम में लाए और उनके द्वारा बड़े अर्ज की खादी बुनवाई। खादी प्रचार में इस दंपत्ति का हिस्सा ऐसा वैसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने गुजरात में और गुजरात के बाहर हाथ का सूत बुनने की कला दूसरों को सिखाई है। निरक्षर परंतु संस्कारशील गंगा बहन जब करखा चलाती तब उसमें इतनी लीन हो जाती कि इधर उधर देखने की या किसी के साथ बातचीत करने की उन्हें फुर्सत कभी नहीं रही। इसके बाद गुजरात में परिषद हुई। उसमें असहयोग का प्रस्ताव रखा। उसमें विरोध करने वालों की पहली दलील ये थी कि जब तक कांग्रेस असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार न करे तब तक प्रांतीय परिषदों को यह प्रस्ताव पास करने का कोई अधिकार नहीं। मैंने सुझाया कि प्रांतीय परिषदें पीछे कदम नहीं हटा सकती, लेकिन कदम बढ़ाने का अधिकार तो सब शाखा संस्थाओं को है। यही नहीं बल्कि उनमें हिम्मत हो तो ऐसा करना उनका धर्म है। इससे मुख्य संस्था का गौरव बढ़ता है। असहयोग के गुण दोष पर अच्छी और मीठी चर्चा हुई। मत गिने गए और विशाल बहुमत से असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव को पास कराने में अब्बास तैयब जी और वल्लभ भाई पटेल का बड़ा हाथ रहा। अब्बास साहब सभापति थे और उनका सुझाव असहयोग के प्रस्ताव की तरह ही था।
कांग्रेस की महासमिति ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन सन 1920 के सितंबर महीने में कलकत्ते में करने का निश्चय किया। तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर थीं। लाला लाजपत राय सभापति चुने गए थे। बंबई से खिलाफत स्पेशल और कांग्रेस स्पेशल रवाना हुई। कलकत्ते में सदस्यों और दर्शकों का बहुत बड़ा समुदाय इकट्ठा हुआ। मौलाना शौकत अली के कहने पर मैंने असहयोग के प्रस्ताव का मसविदा रेलगाड़ी में तैयार किया। आज तक मेरे मसविदों में शांतिमय शब्द प्रायः नहीं आता था। मैं अपने भाषण में इस शब्द का उपयोग करता था। सिर्फ मुसलमान भाइयों की सभाओं में शांतिमय शब्द से मुझे जो समझाना था वो मैं नहीं समझा पाता था। इसलिए मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद से दूसरा शब्द मांगा। उन्होंने बा अमन शब्द दिया और असहयोग के लिए तर्के मवालात शब्द सुझाया। इसी तरह अभी गुजराती में, हिंदी में और हिंदुस्तानी में असहयोग की भाषा मेरे दिमाग में बन रही थी कि इतने में ऊपर लिखे अनुसार कांग्रेस के लिए प्रस्ताव का मसविदा तैयार करने का काम मेरे हाथों में आ गया। प्रस्ताव में शांतिमय शब्द लिखना रह गया। मैंने प्रस्ताव तैयार करके रेलगाड़ी में ही मौलाना शौकत अली को दे दिया। रात में मुझे ख्याल आया कि मुख्य शब्द शांतिमय तो छूट गया है। मैंने महादेव को दौड़ाया और कहलवाया कि छापते समय प्रस्ताव में शांतिमय शब्द बढ़ा लें। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि शब्द बढ़ाने से पहले प्रस्ताव छप चुका था। विषय विचारिणी समिति की बैठक उसी रात थी, अतएव उसमें उक्त शब्द मुझे बाद में बढ़वाना पड़ा। मैंने देखा कि यदि मैं प्रस्ताव के साथ तैयार न होता तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। मेरी स्थिति दयनीय थी। मैं नहीं जानता था कि कौन प्रस्ताव का विरोध करेगा और कौन समर्थन। लालाजी के रुख के विषय में मैं कुछ न जानता था। तपे तपाए अनुभवी योद्धा कलकत्ते में उपस्थित हुए थे। विदुषी एनी बेसेंट, पंडित मालवीय जी, श्री विजय राघवाचार्य, पंडित मोतीलाल जी, देशबंधु आदि उनमें थे। मेरे प्रस्ताव में खिलाफत और पंजाब के अन्याय को ध्यान में रखकर ही असहयोग की बात कही गई थी, पर श्री विजय राघवाचार्य को इसमें कोई दिलचस्पी मालूम न हुई। उन्होंने कहा, यदि असहयोग ही करना है तो वो अमुक अन्याय के लिए ही क्यों किया जाए। स्वराज्य का अभाव बड़े से बड़ा अन्याय है, अतएव उसके लिए असहयोग किया जा सकता है। मोतीलाल जी भी स्वराज्य की मांग को प्रस्ताव में दाखिल कराना चाहते थे। मैंने तुरंत ही इस सूचना को स्वीकार किया और प्रस्ताव में स्वराज्य की मांग भी सम्मिलित कर ली। विस्तृत, गंभीर और कुछ तीखी चर्चाओं के बाद असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ। मोतीलाल जी उसमें सबसे पहले सम्मिलित हुए। मेरे साथ हुई उनकी मीठी चर्चा मुझे अब तक याद है। उन्होंने कुछ शाब्दिक परिवर्तन सुझाए थे जिन्हें मैंने स्वीकार कर लिया था। देशबंधु को मना लेने का बीड़ा उन्होंने उठाया था। देशबंधु का हृदय असहयोग के साथ था, पर उनकी बुद्धि उनसे कह रही थी कि असहयोग को जनता ग्रहण नहीं करेगी। देशबंधु और लाला जी ने असहयोग के प्रस्ताव को पूरी तरह तो नागपुर में स्वीकार किया। इस विशेष अधिवेशन के अवसर पर लोकमान्य की अनुपस्थिति मेरे लिए बहुत दुखदायक सिद्ध हुई। मेरा आज भी ये मत है कि वे अगर जीवित होते तो कलकत्ते की घटना का स्वागत करते, पर वैसा न होता और वे विरोध करते तो भी मुझे वो अच्छा ही लगता। मुझे उससे कुछ सीखने को मिलता। उनके साथ मेरे मतभेद सदा ही रहे, पर वे सदैव मीठे थे। उन्होंने मुझे हमेशा ये मानने का मौका दिया कि हमारे बीच निकट का संबंध है। ये लिखते समय उनके स्वर्गवास का चित्र मेरे सामने खड़ा हो रहा है। मेरे साथी पटवर्धन ने आधी रात को मुझे टेलीफोन पर उनके अवसान का समाचार दिया था। उसी समय मैंने साथियों से कहा था कि मेरे पास एक बड़ा सहारा था जो आज टूट गया। उस समय असहयोग का आंदोलन पूरे जोर से चल रहा था। मैंने उनसे उत्साह और प्रेरणा पाने की आशा रखी थी। अंत में जब असहयोग पूरी तरह मूर्तिमंत हुआ, तब उसके प्रति उनका रुख क्या रहा होता सो तो भगवान जाने। पर इतना मैं जानता हूं कि राष्ट्र के इतिहास की उस महत्वपूर्ण घड़ी में उनकी उपस्थिति का अभाव सबको खटक रहा था। नागपुर में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वीकृत असहयोग के प्रस्ताव को नागपुर में होने वाले वार्षिक अधिवेशन में बहाल रखना था। कलकत्ते की तरह नागपुर में भी असंख्य लोग इकट्ठा हुए थे। अभी तक प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित नहीं हुई थी, अतएव जहां तक मुझे याद है इस अधिवेशन में 14 प्रतिनिधि हाजिर हुए थे। लालाजी के आग्रह से विद्यालयों संबंधी प्रस्ताव में मैंने एक छोटा सा परिवर्तन स्वीकार कर लिया था। देशबंधु ने भी कुछ परिवर्तन कराया था और अंत में शांतिमय असहयोग का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था। अब विदा। अब इन प्रकरणों को समाप्त करने का समय आ पहुंचा है। इससे आगे का मेरा जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसे जनता जानती न हो।
फिर सन 1921 से मैं कांग्रेस के नेताओं के साथ इतना अधिक ओत-प्रोत होकर रहा हूं कि किसी प्रसंग का वर्णन नेताओं के संबंध की चर्चा किए बिना मैं यथार्थ रूप में कर ही नहीं सकता। ये संबंध अभी ताजे हैं। श्रद्धानंद जी, देशबंधु, लालाजी और हकीम साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, पर सौभाग्य से कई दूसरे नेता अभी मौजूद हैं। कांग्रेस के महान परिवर्तन के बाद का इतिहास अभी तैयार हो रहा है। मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेस के माध्यम से हुए हैं, अतएव उन प्रयोगों के वर्णन में नेताओं के संबंधों की चर्चा अनिवार्य है। शिष्टता के विचार से भी फिलहाल तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। अंतिम बात यह है कि इस समय चल रहे प्रयोगों के बारे में मेरे निर्णय निश्चयात्मक नहीं माने जा सकते, अतएव इन प्रकरणों को तत्काल तो बंद कर देना ही मुझे अपना कर्तव्य मालूम होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके आगे मेरी कलम ही चलने से इनकार करती है। पाठकों से विदा लेते हुए मुझे दुख होता है। मेरे निकट अपने इन प्रयोगों की बड़ी कीमत है। मैं नहीं जानता कि मैं उनका यथार्थ वर्णन कर सका हूं या नहीं। यथार्थ वर्णन करने में मैंने कोई कसर नहीं रखी है। सत्य को मैंने जिस रूप में देखा है, जिस मार्ग से देखा है, उसे उसी तरह प्रकट करने का मैंने सतत प्रयत्न किया है और मैं पाठकों के लिए उसका वर्णन करके चित्त में शांति का अनुभव करता हूं, क्योंकि मैंने आशा ये रखी है कि इससे पाठकों में सत्य और अहिंसा के प्रति अधिक आस्था उत्पन्न होगी। सत्य से भिन्न कोई परमेश्वर है, ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया। यदि इन प्रकरणों के पन्ने पन्ने से ये प्रतीति न हुई हो कि सत्यमय बनने का एकमात्र मार्ग अहिंसा ही है, तो मैं इस प्रयत्न को व्यर्थ समझता हूं। प्रयत्न चाहे व्यर्थ हो, किंतु वचन व्यर्थ नहीं है। मेरी अहिंसा सच्ची होने पर भी कच्ची है, अपूर्ण है। अतएव हजारों सूर्यों को इकट्ठा करने से भी जिस सत्य रूपी सूर्य के तेज का पूरा माप नहीं निकल सकता, सत्य की मेरी झांकी ऐसे सूर्य की केवल एक किरण के दर्शन के समान ही है। आज तक के अपने प्रयोगों के अंत में मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूं कि सत्य का संपूर्ण दर्शन संपूर्ण अहिंसा के बिना असंभव है। ऐसे व्यापक सत्यनारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए जीव मात्र के प्रति आत्मवत प्रेम की परम आवश्यकता है, और जो मनुष्य ऐसा करना चाहता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि सत्य की मेरी पूजा मुझे राजनीति में खींच लाई है। जो मनुष्य ये कहता है कि धर्म का राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है, वो धर्म को नहीं जानता। ऐसा कहने में मुझे संकोच नहीं होता और न ही ऐसा कहने में मैं अविनय करता हूं। बिना आत्मशुद्धि के जीव मात्र के साथ ऐक्य सध ही नहीं सकता। आत्मशुद्धि के बिना अहिंसा धर्म का पालन सर्वथा असंभव है। अशुद्ध आत्मा परमात्मा के दर्शन करने में असमर्थ है। अतएव जीवन मार्ग के सभी क्षेत्रों में शुद्धि की आवश्यकता है। ये शुद्धि साध्य है, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि के बीच ऐसा निकट का संबंध है कि एक की शुद्धि अनेकों की शुद्धि के बराबर हो जाती है। और व्यक्तिगत प्रयत्न करने की शक्ति तो सत्यनारायण ने सबको जन्म से ही दी है। लेकिन मैं प्रतिक्षण ये अनुभव करता हूं कि शुद्धि का ये मार्ग विकट है। शुद्ध बनने का अर्थ है मन से, वचन से और काया से निर्विकार बनना, राग द्वेष आदि से रहित होना। इस निर्विकारता तक पहुंचने का प्रतिक्षण प्रयत्न करते हुए भी मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूं। इसलिए लोगों की स्तुति मुझे भुलावे में नहीं डाल सकती। उल्टे ये स्तुति प्रायः तीव्र वेदना पहुंचाती है। मन के विकारों को जीतना संसार को शस्त्र युद्ध से जीतने की अपेक्षा मुझे अधिक कठिन मालूम होता है। हिंदुस्तान आने के बाद भी मैंने अपने भीतर छिपे हुए विकारों को देख करके शर्मिंदा महसूस किया है, किंतु मैं हारा नहीं हूं। सत्य के प्रयोग करते हुए मैंने आनंद लूटा है और आज भी लूट रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि अभी मुझे विकट मार्ग तय करना है। इसके लिए मुझे शून्यवत बनना है। मनुष्य जब तक स्वेच्छा से अपने आप को सबसे नीचे नहीं रखता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। अहिंसा नम्रता की पराकाष्ठा है और ये अनुभव सिद्ध बात है कि इस नम्रता के बिना मुक्ति कभी नहीं मिलती। ऐसी नम्रता के लिए प्रार्थना करते हुए और उसके लिए संसार की सहायता की याचना करते हुए इस समय मैं इन प्रकरणों को बंद करता हूं।